नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील केम में। तो चलिए, आज का विषय है हमारा हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में हम जानते हैं क्या होता है हिंदी वर्णमाला। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को ही हमारा क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला कहा जाता है। जो क्रमबद्ध तरीका है हमारा, जो हिंदी में जो तरीका है आ से लेके ज्ञा तक, वही हमारी क्या है? हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल दोस्तों कितने? 52 वर्ण हैं। कितने दोस्तों? 52 ही वर्ण हैं। अक्षर कितने हैं? 52 हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 कुल व्यंजन माने गए हैं। तो दोस्तों एक और चीज आपको बता देता हूं कि शुद्ध व्यंजन किस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से शुद्ध व्यंजन लिखा जाता है। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण होते हैं। तो देखिए, जैसे अ से ज्ञानी तक कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिनको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो वर्ण क्या है? सबसे पहले तो चलिए ये जानते हैं कि वास्तव में वर्ण है क्या चीज। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके दोस्तों, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त, प, यानी ज्ञानी तक जितने भी अक्षर होते हैं हमारे, उनके हम खंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज बता देते हैं, जो मूल रूप से हमारे स्वर होते हैं उनको हम अपने आप में परिपूर्ण बताया जाता है। क्या बताया दोस्तों? अपने आप में परिपूर्ण बताया जाता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे अ से मिलकर बने होते हैं। जैसे क है हमारा, तो क प्लस अ। क्या दोस्तों? क प्लस अ। इसी तरीके से हम वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं दोस्तों। जैसे हमने लिखा है यहाँ लखन। क्या है? लखन। तो लखन, तो ल में से अ निकला और ख में से अ निकला और न में से भी अ निकला, तो लखन। आपके परीक्षा में आपको इस तरीके से अब बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो हम जानते हैं कैसे कि अमृत है, तो अ और म के बाद जो मात्रा लगी है हमारी, ये री की मात्रा है, प्लस त प्लस अ, अमृत। ऐसे प्राणिक है प प्लस अ प्लस र, और र के बाद हमारे क्या आएगा दोस्तों? आ आएगा, और ण प्लस ए और क प्लस अ। ये हमारा क्या होगा? इसका वर्ण विच्छेद होगा दोस्तों। ऐसे ही अनेक प्रकार के हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो जानते हैं कि वर्ण के वास्तव में कितने भेद होते हैं। तो जानते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं, 1 और 2। तो स्वर हमारे कुल कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 13 पाए जाते हैं, और व्यंजन हमारे 39 पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं स्वरों के बारे में कि स्वर हमारे वास्तव में होता क्या है। तो स्वरों की सबसे पहले बात लेके चलते हैं। तो स्वर हमारे कितने होते हैं दोस्तों? चलिए दोस्तों जानते हैं स्वरों के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता लिए ही बनते हैं या उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ए, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। लेकिन अगर कुल बात आ जाए कि कुल संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। और जहां उच्चारण के आधार पर बात आ जाए, तो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या 10 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि उसमें हमारा री नहीं आता है, तो इसलिए हमारे उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। लेकिन कुल संख्या आ जाए दोस्तों, कितनी आ जाए? कुल संख्या आ जाए, तो कुल संख्या हमारी 13 हो जाती है, क्योंकि हमारे 11 स्वर ये मान लिए गए हैं, और ल और री, बड़े री को भी मान लिया गया है। तो कुल मिला के 11 प्लस 13 स्वर हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए, जो आपने देखा होगा, जो री, बड़ा री और री में अंतर क्या होता है दोस्तों? बड़े री में और री में अंतर होता है कि जैसे छोटा री ऐसे होता है, इसकी मात्रा हमारी ऐसे होती है, और जो बड़ा री होता है उसकी मात्रा हमारे डबल लगाई जाती है। ये केवल दीर्घ स्वर संधि में ही दोस्तों, किसमें? दीर्घ स्वर संधि में ही इसका प्रयोग किया जाता है।
तो हमारे यहाँ पर इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है दोस्तों। तो आपने जान लिया है कि 13 कैसे मानी गई है। 11 जो हमारे स्वर हैं और लिर और बड़े री को मिलाकर 13 स्वर हो गए हैं। लेकिन अब कभी कभी हमारे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संयुक्त स्वर भी हमारे हिंदी में पाए जाते हैं दोस्तों। तो संयुक्त स्वर भी हमारे पाए जाते हैं और ह्रस्व स्वर भी पाए जाते हैं, दीर्घ स्वर भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों के भेद के बारे में जान सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या होता है? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है दोस्तों। कितने मात्रा का समय लगता है? केवल एक मात्रा का समय लगता है। उन्हें ही क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और लिर। वैसे तो ह्रस्व स्वर कितने हैं हमारे? 4 है, लेकिन कुल बात आती है तो लिर को भी हम ह्रस्व स्वर मान लेते हैं, तो मिला के 5 हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दोस्तों। कितने मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। मैंने आपको हिंदी की भाषा में ये लिखा है 2 मात्राओं का ऐसे ही साइन होता है। 2 मात्रा का स्वर यहां लगता है, वही उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन बड़े री को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 8 हो जाती है। ये एक मात्रक होते हैं ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर हमारे 2 मात्रक होते हैं। लेकिन एक और चीज, प्लुत स्वर जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारते हैं या फिर उसको थोड़ा लंबा खींचकर बोला जाता है, उसे हम प्लुत स्वर, यानी जो वे स्वर जो त्रिमात्रक होते हैं, यानी 2 स्वरों से मिलकर, 2 स्वरों से अधिक से मिलकर जो स्वर बनते हैं, यानी कह सकते हैं जैसे लंबा थोड़ा खींचकर बोला जाता है, दूर खड़े हुए व्यक्ति को बुलाने के लिए जिन स्वरों का उपयोग किया जाता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, आपने देखा हो मंत्र उच्चारण में करते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ओम, लेकिन नहीं, ये गलत है। इसको कैसे बोलेंगे? ओम, यानी ओ को कितनी बार बोलना है? ये ओ नहीं है, ये 3 है। ओ को 3 बार बोलना है, इसलिए ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। लेकिन कभी कभी जानने के लिए आ जाता है कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं, आगत स्वर कौन से होते हैं, ये भी आपको एक बात जानते हैं। अग्र स्वर कौन से हैं? ए और ई और ए और ऐ। मध्य स्वर है अ, और पश्च स्वर है आ, ओ, उ, ओ और औ। और आगत स्वर, यानी इस स्वर को हम विदेशी स्वर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विदेशी स्वर। आपने देखा हो ऑक्सीजन में, आपने देखा हो ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है? विदेशी स्वर है दोस्तों। क्या है? विदेशी स्वर है, जो हमारे हिंदी में सीधा का सीधा प्रयोग में लाया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विदेशी स्वर कहते हैं। लेकिन एक और चीज आती है, मैंने अभी आपको बताया है कि हिंदी में हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं, जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या हमारी कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? 4 होती है। ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है। ए, अब बात आ जाती है, आपने गुण संधि में देखा हो, ए किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस अ के बाद बड़ा आ भी आ सकता है, छोटी ई भी आ सकती है और बड़ी ई भी आ सकती है। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है दोस्तों। और ए को मिलकर क्या बनते हैं? अ या आ के बाद ए या बड़ी ए आए, ओ अ प्लस आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं दोस्तों? सॉरी, ये हमारा यहाँ पे अ के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? उ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उ होना चाहिए। छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ बन जाता है। और ओ के लिए छोटे अ अथवा बड़े आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ हो, तो दोनों मिलकर हमारे अ हो जाते हैं। तो आप उसको याद रखना दोस्तों कि ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। इनकी संख्या हमारी हिंदी में कितनी है? 4 है। तो दोस्तों, इससे जानने से पहले आपसे मैं
आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इससे जानने के बाद अब नया है, स्वर हमारे खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम व्यंजन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से, किससे? स्वरों की सहायता से। मैंने जैसे अभी बताया था वह जो वर्ण विच्छेद बताया था, जैसे यहाँ क्या लिखा है? का। तो का मतलब क्या है दोस्तों? क प्लस आ। अगर यहाँ क्या होता? कि, तो क प्लस ए। ये हमारा क्या होता है? यानी कह सकते हैं जो हमारे स्वर व्यंजन बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? स्वरों की सहायता से मिलकर बने हुए हैं। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है दोस्तों? 33 है। लेकिन कुल बात आ जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 39 है। कितनी है दोस्तों? 39 है। चलिए जानते हैं हम स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो जीव यानी जिह्वा जो होती है मुख के भिन्न भिन्न भागों से यानी अलग अलग भागों से स्पर्श करती हुई आती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 25 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 25 होती है। इनको 5 भागों में यानी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में हमारे 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। प्रत्येक में हमारे 5-5 अक्षर हैं। तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 25 होती है। ये वर्ग के पहले अक्षर कहलाते हैं, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और 5वें वर्ग में। ठीक है, तो ये हमने कितने संख्या होती है इनकी दोस्तों? 25 होती है। दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्तों? वे व्यंजन जो स्पर्श तथा उस व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श और उस व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4 होती है। य र ल व कितनी होती है? 4 होती है। अब देखो जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं दोस्तों। ऊष्म व्यंजन क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऊष्मा के वे व्यंजन जिनमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिनके उच्चारण में गर्म वायु निकलती है या अधिक घर्षण बल उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? इनकी भी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। श श श और ह। मैंने बताया था हमारे हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। मैंने 25 स्पर्श व्यंजन बताए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन बताए और 4 हमारे कितने क्या बताए? ऊष्म व्यंजन बताए। तो कुल मिला के हमारे 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों। कुल मिला के कितने हुए? 33 व्यंजन हुए। हिंदी में व्यंजन के पूछने के लिए आए तो कितने होंगे दोस्तों? 33 होंगे। क्यों? चलिए दोस्तों अब संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं कि वे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वही हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर प्रश्न हमारे किसमें पूछा जाता है? अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें से ही आपको प्रश्न मिलेगा। आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आपको इसमें से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आपको उदाहरण में दे दिया जाएगा निम्न में से ये किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए जानते हैं। तो छ छत्रीय वाला होता है वो किससे मिलकर बना होता है? क प्लस श। षटकोण वाला जो स होता है इससे मिलकर बना होता है। लेकिन आपको जानते हैं क वाले पर हलंत लगा होगा वही सही होगा दोस्तों। दूसरा है त्र। त्र क्या होता है? त प्लस र। त पे हलंत लगा होगा। तीसरा है य। तो ज प्लस य तो ज पे हलंत लगा होगा। चौथा है स्र। श प्लस र तो श संयम वाले स पे ही हलंत लगा होगा, वही हमारा सही होगा। तो इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है? श प्लस र। इसके अलावा उच्छिष्ट और द्विगुण व्यंजन के बारे में जानते हैं कि वे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न गुणों से मिलकर बने होते हैं वही हमारे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 2 होती है। ड और ड। तो मैंने आपको बताया था कुल व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताया कि स्पर्श कितने होते हैं हमारे? 25 और हमारे अंतस्थ व्यंजन 4, इसके अलावा ऊष्म 4, संयुक्त 4, ये कितने हुए? 25 और 8 33 और 4 37 और द्विगुण व्यंजन
द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। तो कुल मिला के हमारी संख्या हुई 39। तो हिंदी में दोस्तों कितने होते हैं? 39 के 39 व्यंजन मैंने आपको अभी बताया है। तो ऐसे ही आप बताएंगे कुल व्यंजनों की संख्या पूछने के लिए तो 39 होती है। इसके अलावा भी हमारे इस वर्णमाला में अन्य भेद भी होते हैं व्यंजनों के। अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों क्या अर्ध स्वर व्यंजन यह और वह क्या कहलाते हैं? हमारे अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित लुंठित पूछा जाए तो र होता है दोस्तों। क्या होता है? र होता है। पार्श्विक पूछा जाए तो केवल ल वर्ण ऐसा है जो पार्श्विक होता है। आगत जो क और ज और फ पे नुक्ता लगा हो, यानी जिन वर्णों पर नुक्ता लगा हो तो जो विदेशी भाषाओं से सीधे के सीधे हमारी भाषा में बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं वो आगत व्यंजन कहलाते हैं। द्वुत व्यंजन जो एक व्यंजन तुरंत ही उसके दूसरे बाद ही वही व्यंजन आए, यानी लगातार एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? द्वुत व्यंजन है। तो इसके अलावा भी पूछा जाता है कि अब मैंने आपको बताया छोटी अंग और बड़ी अंग को मैंने स्वरों में नहीं गिना है दोस्तों। तो देखिए ये इनका नाम अलग से, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। लेकिन कभी कभी इनका नाम भिन्न भिन्न नाम से पूछ लिया जाता है, तो इसको अनुस्वार कहते हैं। छोटी अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और बड़ी अंक को क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। और जो चंद्रबिंदु वाली होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। इससे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपकी मेहनत है वो आपके परिवार को उठा सकती है दोस्तों। आपके माँ बाप के जो अरमान हैं, आपके माँ बाप के अरमान आप पे बहुत ही आश्रित हैं वो, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ही आगे आना पड़ेगा दोस्तों। वर्णों के उच्चारण स्थान जानते हैं दोस्तों। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से बहुत ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। इतने प्रश्न मिलेंगे आपको, अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्नों का एक हब है। यहां से अधिक आपको प्रश्न मिलेंगे। देखो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, कंठ तालु से, कंठोष्ठ से, दंतोष्ठ से, नासिका से, दंतमूल से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों मैं कि कंठ से अ और आ और विसर्ग और ह और क वर्ग पूरा। क वर्ग का मतलब इसके 5 अक्षर क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी 5 अक्षर। ऐसे तालु से ई और य और श और च वर्ग, मूर्धा री और श और ट वर्ग, दंत से स और त वर्ग दोस्तों, और ओष्ठ से उ और प वर्ग के 5 अक्षर बोले जाते हैं दोस्तों। कंठ ताल से स्पेशल ए और आई बोले जाते हैं मित्रों। क्या बोले जाते हैं? ए और आई। कंठोष्ठ से ओ और अ और ये आगत जो स्वर होता है हमारा ये भी बोला जाता है। दंतोष्ठ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है? तो दोस्तों ये केवल वकील वाला जो व होता है वही पूछा जाता है। नासिका से ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। वो नाक के स्वर से, नाक और मुंह के स्वर से बोले जाते हैं दोस्तों। वही हमारे नासिका व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारा अनुस्वार भी इसी में आ जाता है। और दंत मूल में र और ल बोला जाता है। तो इसके अलावा यहां से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कि घोषत्व के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अघोष वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन पैदा नहीं करती हैं दोस्तों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ये वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं दोस्तों। वर्ग के पहले और दूसरे, जैसे क और ख और च और छ, ये पहले। इसकी ट्रिक है 12 प्लस श और श तीनों सा, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। वही सघोष क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो हमारी होती हैं वो घनघनाट पैदा करती हैं, कंपन पैदा करती हैं, वही हमारा क्या होता है? सघोष वर्ण होता है। इनकी भी ट्रिक है 345, यानी इसका मतलब है वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। और यर अलावा ह भी होता है दोस्तों। तो आपने सीखा होगा कि वास्तव में अघोष और सघोष क्या होता है। इसी से आगे चलते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देखिए अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निकले उन्हें ही क्या कहते हैं दोस्तों?
अल्प प्राण कहते हैं, ये भी हमारी ट्रिक से जानेंगे। 135 प्लस यरलवर्ण और यरलव। ऐसी महाप्राण किसे कहते हैं दोस्तों? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अधिक निकलती है। महाप्राण कौन से होते हैं? जिनमें वायु अधिक निकले, वही हमारे महाप्राण होते हैं। इसकी भी ट्रिक है 24, यानी वर्ग के दूसरे चौथे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, और श और ह आदि होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। ये शेयर करने से क्या है, गरीब बच्चों का या जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है, तो वो सभी हमारी वीडियो को देखेंगे तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जान सकेंगे। तो दोस्तों, आगे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।